हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका स्टडी प्लस 2 के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, जो आज का हमारा टॉपिक होगा उस टॉपिक का नाम है कि लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं। दोस्तों, लैंगिक जनन में होने वाली घटनाओं से पहले हम लोग प्रीवियस वीडियोस के बारे में बात कर लेते हैं कि प्रीवियस चैप्टर जो हमारा 1 है उसमें हमने क्या क्या टॉपिक पढ़ लिया है। तो जो हमारा प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने पढ़ा था कि जो अलैंगिक जनन है वो अलैंगिक जनन के कितने प्रकार होते हैं। उसके बाद वाला जो हमारा वीडियो आया था उस वीडियो में हमने पढ़ा था कि लैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन के मतलब लैंगिक जनन में कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, उस सारी चीजों के बारे में हमने पढ़ लिया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है अभी तक तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें लैंगिक जनन की तो लैंगिक जनन में आज का जो हमारा टॉपिक होगा, टॉपिक का नाम है कि लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं। अब लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं से आप क्या समझते हैं? चलिए आइए सबसे पहले हम लोग इस पे बात कर लेते हैं। तो अगर हम लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं के बारे में आपसे बताएं तो लैंगिक जनन में मुख्यतः 3 प्रकार की घटनाएं होती हैं। जी हां दोस्तों, लैंगिक जनन में मुख्यतः 3 प्रकार की घटनाएं होती है। जो पहली घटना होती है उसे कहा जाता है निषेचन पूर्व घटना, यानी कि वैसी घटना जो निषेचन से पहले हो रहा है उसे हम निषेचन पूर्व घटना कहते हैं। दूसरी घटना होगी जिसे हम कहेंगे निषेचन घटना, यानी वैसी घटना जो निषेचन के समय होगा, यानी एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी निषेचन के समय पे होगा, उस घटना को हम लोग कहेंगे निषेचन घटना। तीसरी जो घटना हमारी होगी उस घटना को हम लोग कहते हैं निषेचन पश्च घटना। निषेचन के बाद यानी निषेचन के पीछे यानी उसके बाद होने वाली जो घटनाएं होंगी उसे हम निषेचन पश्च घटना कहते हैं। तो हम लोग एक एक कर करके पढ़ेंगे कि निषेचन पूर्व घटना क्या है, निषेचन घटना क्या है और निषेचन पश्च घटना क्या है। अगर हम निषेचन पूर्व घटना की बात करें तो हमने आपको बताया कि वैसी घटनाएं जो निषेचन से पहले घटित होती हैं उसे हम निषेचन पूर्व घटना कहते हैं। अब निषेचन पूर्व घटना में भी 2 घटनाएं घटित होती हैं। आप सिंपल ये समझ लीजिए कि अगर निषेचन पूर्व के पहले घटना हो रही है तो उसमें भी 2 घटनाएं घटित होंगी। उन घटनाओं को घटने के बाद निषेचन की घटनाएं स्टार्ट होगी, यानी शुरू होगी। तो निषेचन पूर्व घटना की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यह हमारा निषेचन पूर्व घटना है। इस निषेचन पूर्व घटना के अंतर्गत इसके अंदर 2 चीजों के बारे में हम लोग घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा पहला घटना होगा, यानी इसके अंदर जो पहला चीज होगा जिसे बोलते हैं युग्मक जनन। युग्मक जनन अगर हम आपको बताएं तो युग्मक जनन क्या होता है, युग्मक क्या होता है, कैसे युग्मक बनता है, तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग युग्मक जनन में पढ़ते हैं। यानी युग्मक जनन आप कह सकते हैं कि युग्मकों का बनना। जी हाँ, जनन का मतलब होता है युग्मकों का बनना। कहने का मतलब किसी भी शब्द के अंत में अगर जनन वर्ड उपयोग किया गया हो तो उसका मतलब उस चीज का बनना या तो उस चीज का विकास होना। जैसे युग्मकों का बनना युग्मक जनन कहलाता है। अब युग्मक जनन की हम बात करें तो युग्मक जनन में आप देखेंगे कि युग्मक जनन कैसे बनता है। अगर युग्मक जनन की हम बात यहां पे कर रहे हैं तो एक आपका नर में नर युग्मक बनता है
और मादा की अगर हम बात करें तो मादा में मादा युग्मक और नर में नर युग्मक यानी मेल गैमेट्स, और मादा में मादा युग्मक यानी फीमेल गैमेट्स। तो ये नर युग्मक और ये मादा युग्मक जो होते हैं, ये दोनों जब निषेचित होते हैं तो निषेचित होने के दौरान युग्मनज का निर्माण करते हैं। तो ये हम निषेचन घटना में पढ़ेंगे, लेकिन निषेचन पूर्व घटना में युग्मकों का निर्माण होता है, युग्मक बनता है, जिसे हम युग्मक जनन कहते हैं। अब अगर हम युग्मक जनन की बात करें तो युग्मक के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि युग्मक क्या होता है। दोस्तों, अगर हम युग्मक की प्रकार की बात करें तो युग्मक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, यानी युग्मकों का दो प्रकार होता है। एक होता है सम युग्मक और एक होता है विषम युग्मक। यानी सम युग्मक और विषम युग्मक का मतलब क्या होता है, आइए हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। सम युग्मक यानी कि समान, यानी जो देखने में समान हो, जिसे पहचानने में मुश्किल होता हो, चाहे वो नर युग्मक हो या मादा युग्मक हो, दोनों दिखने में समान दिखेंगे। अगर हम बात करें कि अगर नर युग्मक का आकार ऐसा है तो मादा युग्मक का आकार भी ऐसा ही होगा, यानी इन दोनों में कोई भी विभिन्नता नहीं रहता है। हम लोग इसे नहीं पहचान पाते हैं, यानी कि नर युग्मक भी जैसा दिखता है वैसा ही मादा युग्मक भी दिखता है, इसीलिए इसे हम लोग सम युग्मक कहते हैं। जी हां, सम युग्मक। अगर हम विषम युग्मक की बात करें तो विषम कहने का मतलब कि विभिन्न, यानी उसमें विभिन्नता दिखेगा, यानी कि नर युग्मक अलग दिखेगा और मादा युग्मक अलग दिखेगा। अगर हम विषम युग्मक की एग्जाम्पल यानी उदाहरण की बात करते हैं तो विषम युग्मक का उदाहरण आप यहां से देख सकते हैं। सबसे बहुत ही अच्छा उदाहरण है मनुष्य, यानी मनुष्य में एक नर युग्मक होता है और एक मादा युग्मक होता है। अगर हम नर युग्मक की बात करें तो जिसे हम शुक्राणु बोलते हैं, यानी इसका आकृति और आकार अलग है, यानी ये अलग प्रकार का दिख रहा है। जबकि अगर हम मादा युग्मक की बात करें तो अंडाणु होता है, मादा युग्मक अलग दिखता है। तो हम इन दोनों को विभिन्नता कर पा रहे हैं, मतलब हम इन दोनों को अलग अलग पहचान पा रहे हैं। इनमें विभिन्नताएं हैं। इनमें विभिन्नताएं कैसी हैं? ये दिखते अलग हैं, ये एक जैसे नहीं दिख रहे हैं, इसीलिए इसे हमने विषम युग्मक कहा है। तो युग्मक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सम युग्मक, एक होता है विषम युग्मक। सम युग्मक मतलब जो समान दिखे, विषम युग्मक यानी कि जो जिसमें विभिन्नताएं हो, जो अलग अलग दिखे। अब देखिए, अब दोस्तों अगर हम जीवधारियों की बात करें तो जीवधारियों में लिंगों के आधार पर, ध्यान से सुनिएगा, जीवधारियों में लिंगों के आधार पर उन्हें दो भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं एक लिंगीय प्राणी और दूसरे को बोलते हैं बहुलिंगीय प्राणी। अब एक लिंगीय प्राणी क्या है, बहुलिंगीय प्राणी क्या है, इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। अगर हम एक लिंगीय प्राणी की बात करें तो एक लिंगीय कहने का मतलब जिसमें एक लिंग अगर उपस्थित होगा उसे एक लिंगीय प्राणी कहेंगे। यह जंतु में और पौधों में, दोनों में मतलब सेम हम यूज कर सकते हैं। मतलब एक लिंगीय पौधे बहुलिंगीय पौधे कहने का उनमें भी तो है ना। जैसे अगर हम आगे सेकेंड जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम जायांग पढ़ेंगे, पोमंग पढ़ेंगे, तो इन सारी चीजों में हम लोग अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो अभी यहाँ पे एक बेस हम आपको बता देते हैं। बेस के रूप में आप जान लीजिए कि अगर हम लोग आगे की बात करें तो मतलब लिंगों के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा गया, तो लिंगों के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा है। यानी एक लिंगीय प्राणी, एक द्विलिंगीय प्राणी, यानी कि कहने का जिसमें एक लिंग उपस्थित हो उसे एक लिंगीय प्राणी कहते हैं, जिसमें दो लिंग उपस्थित हो उसे द्विलिंगीय प्राणी कहते हैं। अब एक लिंगीय प्राणी कौन है? जैसे मनुष्य, भाई हम लोग नर हैं तो हम लोग में एक लिंग है, फीमेल में अलग, यानी कि नर में अलग लिंग और मादा में, तो हम लोग
एक लिंगीय प्राणी है। द्विलिंगीय प्राणी जैसे आप केंचुआ वगैरह देख लीजिए, जोंक वगैरह देख लीजिए, तो लोग द्विलिंगीय प्राणी है। यानी वैसे प्राणी जिनमें दोनों लिंग उपस्थित हो उन्हें द्विलिंगीय प्राणी कहते हैं, और वैसे प्राणी जिनमें केवल एक लिंग उपस्थित हो उसे एक लिंगीय प्राणी कहते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप अगले पॉइंट की बात करें तो अगले पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे कि जब युग्मक बनता है, यानी जब युग्मक बनता है तो युग्मक बनते टाइम पे कौन सा कोशिका विभाजन होता है। तो युग्मक बनते टाइम पे जो कोशिका विभाजन होता है समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। यानी कि जब युग्मक, यानी कि नर में नर युग्मक, मादा में मादा युग्मक, लेकिन युग्मक जो है हमेशा क्या होगा, युग्मक जो है हमेशा हैप्लॉइड होता है, असूत्रीय। कहने का मतलब कि हैप्लॉइड अगर आप बात करें तो, और डिप्लॉइड दो प्रकार के होते हैं। तो अगर हम जाइगोट की बात करें, युग्मनज की बात करें, तो युग्मनज जो है हमेशा जो है वो डिप्लॉइड होते हैं। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो हमारा दूसरा जो पॉइंट आता है, पहले घटना हमने पढ़ लिया निषेचन पूर्व घटना, दूसरी घटना की बात करेंगे तो निषेचन घटना। अब समझते हैं निषेचन घटना क्या होता है। देखिए दोस्तों, निषेचन घटना वैसी घटना होती है जो कि निषेचन के समय घटित होती है, उसे हम निषेचन घटना कहते हैं। जैसे युग्मक में तो युग्मक बन गया, और युग्मक का स्थानांतरण, जो कि आपको हम थोड़ी सी में बता देते हैं, युग्मक का स्थानांतरण कुछ नहीं है। युग्मक का स्थानांतरण जो कि निषेचन पूर्व घटना में पहला हमने पढ़ा युग्मक जनन, दूसरा युग्मक का स्थानांतरण। तो युग्मक का स्थानांतरण कुछ नहीं है, युग्मक एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर स्थानांतरित होता है तो उसे युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। यानी कि अगर या तो नर युग्मक मादा युग्मक के पास पहुंचे, या तो मादा युग्मक नर युग्मक के पास पहुंचे, या तो दोनों में से कोई नहीं पहुंचे, तो वहां पे एक परिस्थिति, एक स्थिति डेवलप होती है, विकसित होती है, एक विधि उत्पन्न होती है जिसे हम परागन की विधि कहते हैं। जैसे अगर हम पौधे की बात करें तो पौधे में नर युग्मक भी फिक्स होता है और मादा युग्मक भी फिक्स होता है। यानी कि प्लांट जो है, पौधा जो है वो तो फिक्स है ना, वो तो एक जगह पे है। पौधा कभी भी क्या अपना स्थान चेंज करता है? कभी नहीं चेंज करता है। अगर परागन की प्रक्रिया होती है पौधों में तो उसमें या तो कीड़े मकोड़े करते हैं, तितलियां करती हैं, तो वहीं पे डेवलप होता है परागन की प्रक्रिया। अब परागन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वपरागन, एक होता है परपरागन। स्वपरागन ऐसा परागन होता है जो कि एक ही पौधे में होता है। यानी एक अगर पौधा है, उस पौधे में दो फूल है, कहने का एक अगर नर है दूसरा मादा है, तो नर वाले पार्ट से उड़ करके मादा वाले पार्ट तक पहुंचेगा और परागन की क्रिया को संपन्न करेगा। लेकिन पौधा कौन है? एक ही पौधा है जिसे हम स्वपरागन कहते हैं। अगर हम पर परागन की बात करें तो पर परागन में मतलब दो अलग अलग पौधे होंगे। अगर एक नर होगा तो दूसरा क्या होगा? मादा होगा। कहने का मतलब अगर हम दो पौधे की बात करें तो मान लीजिए ये आपका दो पौधा है, इस पौधे के नर भाग से पराग कण किसी भी माध्यम से, चाहे वो तितली हो या कोई भी कीड़े मकोड़े हो, उनके माध्यम से अगर दूसरे पौधे के मादा भाग यानी जायांग भाग तक पहुंचता है और उससे परागन की प्रक्रिया संपन्न होती है तो उसे पर परागन कहा जाता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे एक सिंपल सा लैंग्वेज में आती है, परागन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वपरागन और दूसरा होता है परपरागन। तो ये निषेचन पूर्व घटना आप लोगों ने देखा। अब अगर हम निषेचन घटना की बात करें तो वैसी घटना जो निषेचन के समय हो रही है उसे हम निषेचन घटना कहते हैं। अब निषेचन घटना दो प्रकार की होती है, यानी निषेचन के अंदर जो घटनाएं घटती हैं वो दो प्रकार से निषेचन की घटना घट सकती है। एक को बोलते हैं वाही निषेचन और दूसरे को बोलते हैं अंतः निषेचन। यानी अगर हम निषेचन की घटना की बात करें तो एक हमारा है वाही निषेचन, यानी कि बाहरी वाला निषेचन, वैसी निषेचन जो बाहरी घटित होगी उसे वाही निषेचन बोलेंगे। दूसरा होगा अंतः निषेचन, यानी वैसी निषेचन, वैसा निषेचन का प्रक्रिया जो कि शरीर के अंदर या बॉडी पार्ट के अंदर घटित होगा उसे अंतः निषेचन कहेंगे। जैसे मनुष्य में अंतः निषेचन की प्रक्रिया होती है, जबकि
जलीय जीवों में वाही निषेचन की प्रक्रिया अधिक देखने को मिलती है। जैसे मछलियों में वाही निषेचन देखने को मिलता है, जबकि मनुष्य में अंतः निषेचन देखने को मिलता है। तो निषेचन दो प्रकार के होते हैं, यानी कि निषेचन में जो घटनाएं होती है, निषेचन की घटनाएं दो प्रकार की होती हैं। एक वाही निषेचन यानी बाहरी निषेचन, एक अंतः निषेचन यानी कि अंदर वाले निषेचन, यानी वैसी निषेचन की घटना जो शरीर के अंदर घटित हो उसे अंतः निषेचन, या वैसी घटना जो शरीर के बाहर घटित होती है उसे वाही निषेचन कहते हैं। तो यह हमारा निषेचन है। निषेचन की घटना में दो चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, एक वाही निषेचन और दूसरा अंतः निषेचन। तो अब हमारी जो तीसरी घटना आती है जिसे हम निषेचन पश्च घटना बोलते हैं। ध्यान देंगे, निषेचन पश्च घटना यानी वैसी घटनाएं, बहुत ध्यान से सुनेंगे इस चीज को, वैसी घटनाएं जो कि निषेचन के बाद होती है उसे हम निषेचन पश्च घटना बोलते हैं। अब निषेचन पश्च घटना में देखिए हम लोग क्या क्या चीजों के बारे में पढ़ते हैं। निषेचन पश्च घटना में आपको दोस्तों थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि अगर युग्मनज बनता है यानी जाइगोट बनता है, अगर यहाँ पे जाइगोट बनता है यानी युग्मनज बनता है, तो ये युग्मनज तो निषेचन की घटना में बन गया, लेकिन इस युग्मनज का विकास होना बहुत जरूरी है। अगर युग्मनज का विकास नहीं होगा तो क्या आगे आने वाला चीज बनेगा? कभी नहीं बनेगा। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि युग्मनज जो बनता है उसका युग्मनज का विकास कैसे होता है। पहली चीज हम इस चीज के बारे में जान लेते हैं कि युग्मनज का विकास कैसे है। देखिए युग्मनज बना, अब एक युग्मनज में उसमें फिर कोशिका विभाजन होती गई, तो उसमें समसूत्री कोशिका विभाजन होते होते वही युग्मनज क्या बन गया? भ्रूण बन गया और फिर उसी भ्रूण को बनने की प्रक्रिया को भ्रूण जनन कहा जाता है। यानी कि भ्रूण जनन इसका दूसरा भाग हम लोग पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे युग्मनज का विकास, दूसरा पढ़ेंगे मतलब भ्रूण जनन, यानी जिसे इम्ब्रियोजेनेसिस कहा जाता है। अब भ्रूण जनन में हम लोग दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज हमने आपको बताया कि भ्रूण जनन कैसे कोशिका विभाजन होकर के भ्रूण जनन बनता है, दूसरा इसमें कैसी कोशिका विशिष्टताएं होती है। तो कोशिका विभाजन यानी समसूत्री विभाजन होते होते, मल्टीप्लीकेशन होते, गुणज होते होते भ्रूण जनन हो गया, भ्रूण का विकास होने लगा, भ्रूण कोष बना, भ्रूण कोष से भ्रूण पोष का काम क्या है? भ्रूण कोष को क्या प्रदान करना? पोषण प्रदान करना। तो ये जितने भी ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं दोस्तों, ये सारी प्रक्रियाएं जो होती है वो निषेचन पश्च घटना में होती है। तो निषेचन पश्च घटना में अगर हम भ्रूण जनन की बात करें तो भ्रूण का बनना भ्रूण जनन कहलाता है। अब भ्रूण जनन में दो चीजों के बारे में, पहली चीज हमने आपको बताया कोशिका विभाजन, यानी कि समसूत्री विभाजित हो करके कोशिकाएं भ्रूण कोष का निर्माण कर रही है। भ्रूण कोष से फिर क्या होता है? अब देखिए, अब जो भ्रूण बनता है तो भ्रूण से फिर आगे चल करके एक बच्चे का निर्माण होता है। अगर हम बात करें जानवरों में, मनुष्य में, तो एक पूरे बच्चे का बनना। अब उसमें एक और चीज होता है जिसे कोशिका विशिष्टता बोलते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, कोशिका विशिष्टता का मतलब समझिए, कोशिका विशिष्टता क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे शरीर के हर एक अंग को बनाने के लिए अलग अलग कोशिकाएं काम करती हैं। जैसे अगर ये हमारा हाथ है तो इस हाथ को बनाने के लिए अलग कोशिकाएं काम करेंगी। अगर यह हमारा कान है तो इस कान को बनाने के लिए अलग कोशिकाएं काम करेंगी। इस गाल को बनाने के लिए अलग कोशिकाएं, इस नाक को बनाने के लिए अलग कोशिकाएं। अगर हम अंतः ऑर्गन की बात करें, यानी कि अंगों की बात करें, जैसे गुर्दा हो गया, लीवर यानी यकृत हो गया, तो सारी चीजों को बनाने के लिए अलग अलग एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। उनमें एक विशिष्ट लक्षण होता है, वही लक्षण के कारण वह अंग हमारा विकसित होता है या बनता है। तो इसीलिए जब हमारा भ्रूण जनन होता है, उसके बाद जब भ्रूण का विकास होता है, तो वहां पे कोशिका विशिष्टता की प्रक्रिया होती है। कोशिका विशिष्टता एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे हमारे शरीर में अलग अलग अंगों का निर्माण होता है, और उस अलग अलग अंगों को निर्माण करने के लिए अलग अलग कोशिकाएं काम करती हैं।
तो ये हमारा कोशिका विशिष्टता हो गया। ये निषेचन पश्च अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें निषेचन पश्च में अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो देखिए दोस्तों, अगर हम प्राणी की बात करें, जीवों की बात करें, तो जीवों में दो प्रकार के प्राणी होते हैं जो कि अलग अलग प्रजनन करते हैं। एक ऐसे जीव जंतु होते हैं जो कि अंडा देते हैं, जिन्हें अंड प्रजक कहा जाता है। एक ऐसे जीव जंतु होते हैं जो कि जीवित बच्चे को जन्म देते हैं। तो दो प्राणी हो गए, एक जो अंडा देता है यानी कि और उसके बाद बच्चा बनता है जैसे मुर्गी वगैरह, और एक जो बच्चे को जन्म देते हैं। और अगर हम अगले पॉइंट की इसी में बात करें तो आप पौधों में देखेंगे कि अगर बिना निषेचन के कोई भी अगर फलों का निर्माण होता है, बिना निषेचन के फलों का निर्माण जैसे केला वगैरह, ठीक है, तो अगर निषेचन के बाद पौधों में उपस्थित, अगर हम पौधों की बात करें यानी कि प्लांट की बात करें, तो निषेचन के बाद पौधों में क्या होता है, पौधों का जो आपका अंडाशय होता है, और अंडाशय के अंदर होता है ओव्यूल जिसको बोलते हैं, यानी ये दोनों अलग अलग पार्ट बनाता है। ये अंडाशय हो गया और ये आपका अंडाणु हो गया, ठीक है। अब ये क्या बनाते हैं, अंडाणु क्या बनाता है, अंडाणु जो है वो फल का निर्माण करता है, और इसके अंदर जो ओव्यूल जिसे अंडाशय बोलते हैं वो निर्माण करता है बीज का, यानी बीजाणु आप इसको बोल सकते हैं। इसको आप बीजाणु भी बोल सकते हैं, ओव्यूल को आप बीजाणु भी बोल सकते हैं। बीजाणु बीज का निर्माण करता है और ओवरी जो है, अंडाणु जो है वो फलों का निर्माण करता है। ये पौधों में हम लोग देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये आज का जो हमने अभी आज ये जो हमारा लास्ट टॉपिक था, तो दोस्तों इस लास्ट टॉपिक में यहाँ पे हमारा चैप्टर पहला जो है वो समाप्त होता है। चैप्टर पहला का जो क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एक वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी करेंगे। हम आपको एनसीईआरटी में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको करवाएंगे, उसका हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे हमें कैसे एग्जाम में लिखना है। तो आज की क्लास में हमने पढ़ लिया कि निषेचन में जो निषेचन की जो घटनाएं होती है, कहने का मतलब निषेचन पूर्व घटना, निषेचन घटना और निषेचन पश्चात घटना, ये सारी घटनाएं जो है वो किसमें होती है घटनाएं, ये सारी घटनाएं लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं हैं। तो ये आज यहाँ पे हमारा चैप्टर फर्स्ट समाप्त होता है। तो चैप्टर फर्स्ट को समाप्त करने से पहले कुछ बातें हम आपको बता देना चाहेंगे। हम वीडियो वाइज यानी कि सीरीज वाइज आपको हर चैप्टर का वीडियो आपको टॉपिक वाइज देते रहेंगे। आपको अगर वीडियो हमारा पूरा देखना हो या कोई वीडियो अगर आपका छूट गया हो तो आप हमारे चैनल के लिंक पे जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप जाएंगे तो वहां पे लिंक दिया हुआ है। ओके दोस्तों, तो आज का वीडियो हम यहीं पे रहने देते हैं। जाते जाते हम आपसे कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ। तो मिलेंगे अगले वीडियो।